दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर विमल छाया इनसाइड 360। दोस्तों नीट का रिजल्ट आ गया है कि नीट का रिजल्ट आज आ गया है, फिर फाइनली सब सेटल हो गया है कि भाई कंट्रोवर्सी हुई, पेपर लीक का मामला हुआ, उसके बाद री एग्जाम हुई और फाइनली रिजल्ट आ गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जो स्कोर्ड वेल, और जिनको लगता है अपने टारगेट के हिसाब से स्कोर मिल गया है और जो यानी एमबीबीएस होना चाहते थे और जिनको अपने टारगेट जो थे अपने पसंदगी के कॉलेज मिल रहे वैसे रैंक आए हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक पेरेंट का कॉल आता है, एक पेरेंट का मैसेज आता है कि मेरी बेटी को यानी मीडियम स्कोर आया है। जीनियस बच्चे हैं जिनके यानी हाई स्कोर आया है, जिनको मतलब मिल ही रहा है, उनके लिए तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ऐसे कॉल आया है कि भाई मुझे मीडियम सा स्कोर आया है और अब उन्हें लगता है कि उन्हें कौन सी कॉलेज में मिलेगा, ये कन्फ्यूजन है। और मान लो कोई ऐसी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा है तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा मैसेजिंग है टू द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन कि भाई आप जब बी ग्रुप सिलेक्ट किए और आप जब नीट यूजी का एग्ज़ाम दिए तो आपको तो पता ही था कि आप डॉक्टर बनने के लिए ही ये एग्ज़ाम दे रहे हो। द प्रॉब्लम हियर इज दैट आपका जो है कि भाई नीट के बाद आप डॉक्टर बनोगे तो आप करोगे क्या, नहीं क्या क्या करना है। अरे नहीं, एक तो है आपके पास एमबीबीएस है जिससे आगे आप एमडी और एमएस बनोगे तो डॉक्टर बनोगे या एमसीएच करोगे। उसके बाद अगर मान लो स्कोर उतना नहीं आता है तो आप क्या करोगे, तो आप डेंटल करोगे यानी आप डेंटिस्ट बनोगे, यानी बीडीएस करोगे बैचलर, या एमडीएस करोगे, या और भी उसमें कुछ कॉस्मेटिक या सुपर स्पेशलिटी करोगे। अगर उसमें कुछ नहीं हो सकता है तो आप फिजियोथेरापी करोगे, और उसमें कुछ नहीं होता तो बायोटेक्नोलॉजी करोगे या फॉरेंसिक करोगे। तो इतने ही ऑप्शन रह जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि भाई यहाँ पर ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। यानी अगर एमबीबीएस तो मानते हैं लोग, बोलते हैं यार डेंटल में क्या है, फिजियो में क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं तो मैं तो फंस गया। अब या तो एमबीबीएस या तो कुछ भी नहीं, यानी दूसरा करना तो बेकार ही है, ऐसा मानते हैं कि भाई डेंटल में सैचुरेशन है। दोस्तों सैचुरेशन कौन सी ब्रांच में नहीं है। जी हाँ, एक चीज़ है कि भाई ये होता है कि भाई जैसे कॉन्सेंट्रेटेड है, द प्रॉब्लम इज पीपल आर कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट। बाकी ये है कि भाई अगर आप पढ़ोगे तो ये कोई नहीं बोल सकता कि आपका पढ़ना है बेकार जाएगा। भाई सब इंडिविजुअल पे होता है। हर एक रैंकर यानी अगर है रैंकर आया, मान लो रैंक आ गया नीट में, डॉक्टर बन गए, तो जरूरी नहीं है कि वो यानी प्रोफेशनली भी सक्सेसफुल हो या एकेडमिकली सक्सेसफुल हो। मैंने कई बच्चे देखे हुए हैं जो रैंक्स थे लेकिन एमबीबीएस होने के बाद वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें सब्जेक्ट का यानी फिर बाद में इंटरेस्ट नहीं हुआ। तो मैं पहले वार्निंग देना चाहता हूँ, तो कोई बच्चे ऐसे तो नहीं थे ना कि भाई पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं इसलिए मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो पेरेंट्स चाहते थे नहीं, मैं खुद क्या चाहता था, मैं बना हूँ डॉक्टर के लिए, मैं जिया हूँ डॉक्टर के लिए। मैं जब बच्चा था तब से किसी को देखता था, मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे बनना है तो बनना है तो बनना है। क्योंकि जब आप इस लाइन में घुसोगे, इस लाइन में एक बार चल पड़ोगे तो आपकी ज़िंदगी यानी जो है आपकी लाइफ दूसरे बच्चों की जैसी कतई नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। दूसरे कॉलेजेस में है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए या और भी कोई कॉलेजेस हो गए, वहाँ जो ऐश करते हैं, मज़े करते हैं बच्चे लोग, उस तरह का यानी एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ना पड़ता है, इतना डेडिकेट पढ़ना पड़ता है, इतना सारा वर्क करना पड़ता है, प्रैक्टिकल्स, एग्ज़ाम, वाइवास, थियोरीज, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, प्रेजेंस जो है, अटेंडेंस जो है, काफ़ी सारा आजकल माहौल स्ट्रिक्ट है। तो यानी उसमें है कि भाई 4.5-5 साल उसमें लग जाएंगे, फिर आप इंटर्नशिप करोगे, फिर आप पीजी करोगे यानी पीजी के एग्ज़ाम दोगे, फिर पीजी करोगे तो 3 साल, और उसके बाद सुपर स्पेशलिटी के एग्ज़ाम दोगे, फिर सुपर स्पेशलिटी मिलेगी। तो मान लो 4.5 + 1 ईयर इंटर्नशिप हो गया 5.5। 1 साल मान लो आपने लगा दिया नीट पीजी के लिए तो आपका हो गया 6.5। उसके बाद 3 साल आपका हो गया तो आपका हो गया 9.5। 9.5 के बाद अगर आपको एमसीएच और डीएम करना है तो फिर 1 साल और लग जाएगा। मान लो आप थ्रू एंड थ्रू पास हो रहे हो, 1 साल में आप यानी एग्जाम नीट एसएस सुपर स्पेशलिटी पास कर लिए तो अब आपका हो जाता है 9.5, 10.5 और उसके बाद 3 तो हो गया भाई 13.5। 13.5 मान लो कुछ यहाँ वहाँ हो गया तो 15 साल की पढ़ाई है दोस्तों। 15 साल की पढ़ाई है। मान लो 17 और 18 साल की आपकी उम्र है तो आप 32 साल तक तो आप यानी फुल्ली क्वालिफाइड एमसीएच या डीएम नहीं हो सकते। अगर आप एमडीएमएस भी सोच रहे हो तो 18 साल का बच्चा 28 या 29, 30 साल तक वो सिर्फ पढ़ेगा और उसके बाद उसका यानी प्रैक्टिस चालू होगा। उसमें भी एक्सपीरियंस लेके खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस, खुद की अलोन प्रैक्टिस करने में 2-3 साल तो वहीं लग जाते हैं। तो अगर आपके आप में वो एप्टीट्यूड है, अगर आप में वो पेशेंस है, अगर आप में वो मेहनत करने का जज्बा है तो आप इसमें कूदिए।
अब नीट यूजी तो हमने दे दी है तो करना ही है। मसला यहाँ पर आया है कि भाई यहाँ पर कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज है, एस्टैब्लिश गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे अहमदाबाद में हो गया कि भाई अहमदाबाद में बीजे मेडिकल हो गया, एनएचएल हो गया, एलजी हो गया, एनएचओ म्यूनसिपल कॉलेजेस है और मेन कॉलेज है। उसके बाद हो गया जामनगर हो गया, सूरत हो गया, बड़ौदा हो गया, फिर हो गया करमसद हो गया या फिर भावनगर, राजकोट, ये सब जो हो गए पहले के जो एस्टैब्लिश कॉलेज थे वहाँ पर फुल गवर्नमेंट सीट्स हैं। तो उन गवर्नमेंट सीट्स की फीस कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, वो भी हालांकि 1 लाख या कुछ होता है पर ईयर, लेकिन वो फिर भी यानी है। आज दूसरी कॉलेज में जाकर फिर आती है दूसरी जो सिस्टम है यहाँ पर, वो जीमर्स करके है, गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी और समथिंग। तो जीमर्स की जो कॉलेजेस है जैसे 16 सिविल हो गई या फिर हिम्मतनगर हो गया, गांधीनगर हो गया, वडनगर हो गया, पाटन हो गया, जो भी है इतने सारे जो हो गए, जूनागढ़ हो गया, जितने भी कॉलेजेस खुले हैं तकरीबन 32 जैसे कॉलेजेस होंगे गुजरात में आज, या 30 के ऊपर ही है। हमारे टाइम तो 5 होते थे। तो ये कॉलेजेस हो गए, तो इसमें भी है फीस है, लेकिन फीस कंपेयर से ज़्यादा है, कंपेयर टू द गवर्नमेंट कोटा ज़्यादा है। यानी उसमें होगा साल का मान लो 8-1 लाख हो गया, तो उसमें भी 40-50 लाख का तो उसमें भी खर्चा होता है। इन कॉलेजेस में ये है कि मैनेजमेंट सीट्स भी है, यानी मेरिट में है कि पहले सबसे गवर्नमेंट सीट्स भरेगी, उसके बाद जीमर्स की सीट भरेगी, उसके बाद जो है कि भाई इन जो कॉलेजेस है उसमें यानी मैनेजमेंट कोटा की सीट्स भरे, एनआरआई की सीट्स भरे, जिनकी यानी फीस काफ़ी ज़्यादा होगी। नेचुरली उसकी फीस ज़्यादा होगी कि मान लो हो सकता है यानी 25-30 लाख पर ईयर, यानी वो करोड़ में जा सकती है। और उसके बाद जो लास्ट आएगा वो आएगा कि भाई जो है प्राइवेट कॉलेज, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज आएंगे, तो वो तो उनके लिए फीस का अभी अभी फीस का कैप लगाया हुआ है, लेकिन वहाँ लो मेरिट पे आपको सीट मिल जाएगी। कई सारी कंट्रोवर्सीज है इसमें कि लो मेरिट कितना लो जा सकता है, कितना कट ऑफ होता है। तो यहाँ चलो यहाँ पर है कि यहाँ पर प्राइवेट में भी मेरिट से ही मिलता है, मैनेजमेंट में भी मेरिट से ही मिलता है। गुजरात में यानी ऐसा नहीं है कि भाई आप कैसे भी ले लो। दूसरे जो है जहाँ राजस्थान स्टेट है उसका मैं जानता हूँ, काफ़ी प्राइवेट के ऑप्शंस वहाँ भी है, तकरीबन लाइक 1000 सीट होगी, यानी 5,500 जैसी सीट्स है वहाँ, तो 1200-1300 या कुछ 1500 सीट है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है। तो वहाँ ये है कि भाई पहले अपने गवर्नमेंट सिस्टम जो भरे, राजस्थान के बच्चे वो सब मेरिट लिस्ट उनका हो जाए तो उनका भर ले। आप आउटसाइड स्टेट वाले हो तो आप भी वहाँ पर अपना भरोगे, उसमें रजिस्टर करोगे राजस्थान स्टेट में, और आपका यानी राउंड 1 हो गया, उनका राउंड 2 हो गया, या राउंड 2 का सेकेंड पार्ट या राउंड 3 और 4 है वो बाहर के बच्चे मान रहे इनकी सीट्स भर गई। अब जो सीट्स खाली पड़ी हुई है, जनरली प्राइवेट की सीट खाली पड़ी रहती है, वहाँ के बच्चे प्राइवेट नहीं लेते हैं, जो भी कंडीशन हो, जो भी सिचुएशन उसके लिए, तो बाहर के स्टेट्स के लिए वो ओपन की जाती है। उसमें भी यानी उनका भी मेरिट लिस्ट बनता है, काउंसलिंग होता है, जयपुर में काउंसलिंग होता है, और उसी तरह से फिर वहाँ सीट अलॉट होती है, लेकिन उसमें काफ़ी कम मेरिट में भी आपको मिल जाता है। मसला ये आता है कि भाई जो है फाइनेंसिंग का मसला है। फाइनेंसिंग का मतलब है कि आज है कि भाई मान लो कोई आपको ये बोल दे कि एमबीबीएस का मान लो प्राइवेट में आज आपको लेना है एडमिशन, तो आपका हो गया फीस हो गया मान लो 25 लाख, 26 लाख या 30 लाख पर ईयर। जी हाँ, पर ईयर 25-30 लाख अगर कोई बोलता है तो आपका यानी 4 पार्ट्स में या बोल दे, आपको बोले 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ इसकी फीस है, उसके बाद हॉस्टल की फीस है और कुछ कुछ और भी खर्चे होंगे, ट्रैवल करेगा बच्चा आपका जो भी, तो 1.5 करोड़। अगर आपको बोले कि 5 साल में 1.5 करोड़ आपको खर्चना है, तो आपका प्रिपरेशन होना चाहिए 30 lakhs पर ईयर। अब कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, यानी डेफिनेटली एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड। आजकल 1.5 करोड़ का तो लोग अपना मकान, अपना ड्रीम हाउस लेते हैं, अपना फ्लैट लेते हैं, 3 बेडरूम 3 BHK 4 BHK फ्लैट खरीदते हैं 1.5-पौने 2 करोड़ में। यानी एक अच्छी सोसाइटी में, पॉश लोकेलिटी में भी अगर थोड़ा सा पेरीफेरी थोड़ा जाए तो 1.80 करोड़ में भी आपको 3 बेडरूम का फ्लैट मिल जाता है अहमदाबाद में। तो फिर आज जब आपको कोई बोले कि 1.5 करोड़ में सिर्फ एमबीबीएस के लिए खर्च हो या ना खर्च हो, अब दो चीज़ है, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स कितने मोटिवेटेड है, बच्चे कितने मोटिवेटेड है, पेरेंट्स कितने अफोर्डिंग है और बच्चा क्या सोच रहा है। कई बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं मैं भाई इतना सारा मैं पैसा नहीं लगता मुझे, करूँगे मैं सेकेंड ट्राई दूंगा या दूंगी, या तो सेकेंड ट्राई देना है तो डेफिनेटली दे सकते हैं, मगर तीसरी चौथी ट्राई देने में मेरा कोई मसला है, मैं नहीं मानता देना चाहिए। सेकेंड ट्राई जो देते हैं, मान लो ऐसे रैंक वाले हैं कि जो
350 400 आपका स्कोर आया और आप फंस गए, आपको लगता है, तो आप सेकंड ट्राई देना चाहते हैं रादर देन पेइंग क्रोर्स, तो फिर आप दे दीजिए। मगर उसमें फिर देखा ये जाता है कितना भी कुछ कर ले 10% शायद हो, मान लो आपका 400 आया तो आपका 450 आ जाएगा, 450 है तो आपका 480 आ जाएगा, या 480 वाले का 500 आ जाए, तो बहुत डिफरेंस नहीं पड़ता, या उतना का उतना स्टैटिक स्कोर रहता। नाउ दैट डिपेंड्स ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा इसलिए कि आपका भी मेंटल कैपेसिटी, आपका जो अंडरस्टैंडिंग, आपका जो एग्जाम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो आपका IQ है वहीं पर वो वहीं टिका रहता है, स्कोर बहुत बढ़ता नहीं है। ये देखा गया है, एक्सेप्शंस इसमें भी होते हैं, तो मैं सभी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। तो एक ट्राई देना दे सकते हैं, मगर इसमें आपका पेशेंस, आपका जो है एप्टीट्यूड, आपका करेज और आपका मेहनत, यानी पेरेंट्स को भी, यानी ऐसा नहीं है कि आज बच्चा बोल दिया मैं करूँगा तो करूँगा, तो बच्चे के साथ पेरेंट्स को भी लगा रहना पड़ता है। पेरेंट्स को भी, यानी माँ है, ये है, सभी को भी कॉन्स्टेंटली प्रेशर में होते हैं, सभी उसको यानी ट्यूशन में जाना, उसके लिए ये करना, उसका शेड्यूल मेंटेन करना, उसका हेल्थ मेंटेन करना, और फिर एग्ज़ाम का टेंशन, स्ट्रेस। हम देखते ही हैं कितने बच्चे यानी आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, तो डिप्रेशन में चले जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप यानी यहाँ पर ये मसला है कि चलो कीजिए, लेकिन दूसरी ट्रायल के बाद दूसरा मत कीजिए। अच्छा, दूसरी ट्रायल में भी अगर मान लो उसी वहीं पर स्कोर फंस गया, और फिर अगर प्राइवेट का ऑप्शन रहा, तो भाई ये डिसाइड करना है मुझे MBBS ही करना है, तो फिर फाइनेंस कैसे भी मैनेज कीजिए। या फिर आपने जब बच्चे को भेजा है, सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है इतना फाइनेंस, मान लो जीमर्स में भी 50 लाख लगता है, तो 50 लाख भी सभी लोग नहीं फीस दे सकते, तो कई लोग क्विट करते हैं। दे कैन नॉट, आइदर दे कैन गेट अ गवर्नमेंट सीट, उसमें भी 5 7 10 लाख लग जाएगा, लेकिन वो नहीं कर सकते तो वो क्विट करते हैं। तो आप जब इसमें एंटर हो रहे हो तो आप लिख के चलिए कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा इतना सेविंग होना चाहिए, मेरा इतना मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपका जो बच्चा है जो पहले से मोटिवेटेड है, यानी 6 7 8 9 10 में आया है, तो उसको पता ही है कि मुझे, तो अगर डिसेंट स्कोर है, यानी वेरी गुड स्कोर ऑल्सो जीमर्स में अगर मिल रहा है, तो 50 लाख तो आपको वैसे भी मैनेज करने चाहिए थे, करने पड़ेंगे। तो उतना तो आपका फाइनेंशियल वो होना चाहिए बैकिंग, या उतना मैनेजमेंट करना आपको पड़ेगा। अब इसमें आप लोन्स होते हैं, कई लोगों के लोन्स होते हैं, कैश हो, आपका बिजनेस है, क्या है, मगर सर्विस लोगों के लिए लोन्स, यानी वो सोचते हैं, या कोई ऐसे सोचेगा मैं ओवरड्राफ्ट ले लो, कुछ कर लो, सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बट दैट यू टू मैनेज। हाँ, फीस है एवरी ईयर आप भरोगे तो उतना आपको ब्रिज मिलता है कि एवरी ईयर 10 10 हो, एवरी ईयर 25 25 30 हो, तो एवरी ईयर यानी ये देना है, उतना आपका रहता है कि भाई हर साल मैनेज करना है, ऐसा नहीं कि भाई पूरा करोड़ 1.5 करोड़ एक बार में देना है, लेकिन इट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट लुकिंग एट द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, जॉब सिनारियोज, ये सभी के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं कतई ये नहीं यानी सजेस्ट करूंगा कि मान लो एक ही प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी बेच दो और पढ़ लो। आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। हाँ, आपके पास 2 लैंड है, 3 लैंड के पीस पड़े हुए हैं, 2 फ्लैट पड़े हुए हैं, उसमें से एक बेच दिया और ले लिया, तो वो अलग बात है। फिर आपका मोटिवेशन, आपका ड्रीम, आपका क्या है। अब कोई ये मुझे बोल रहा है कि चलो भाई MBBS में इतना इन्वेस्ट करना, देन पीपल से कि यार ये इतना सारा 1.5 करोड़ मेरे पास होता तो मैं थोड़ी ना MBBS करता, MBBS करके करना ही क्या है। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI जो बोलते हैं, भाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो भाई वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, हर जगह रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, लाइफ में सभी जगह पैसे को ऐसे नहीं देखा जा सकता कि भाई मैंने इन्वेस्ट किया तो इसका रिटर्न मुझे क्या मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे मैं अपनी हेल्थ पे यानी अगर कुछ खर्चूंगा तो थोड़ी कि मेरे हेल्थ पे है, तो अपने मेंटेन कर, अपनी खुशी के लिए मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो पैसा खर्चते हो ना, तो वहां सोचते हो कि भाई घूमने गया 10 लाख का पैकेज लिया, 5 लाख का पैकेज, सिंगापुर घूम के आ गए, तो पैसा तो गया, उसमें क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हुआ कि आप घूमे, फैमिली टाइम हुआ, आपको खुशी मिली, आपको चेंज मिली, आपको है ना मजा आया लाइफ में, फन दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। तो उसी तरह से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सभी जगह नहीं देखा जा सकता। अगर आपके पास एक ही बच्चा है, अगर आप सोचते हो कि ये करना है तो वो करना है। इन्वेस्टमेंट इज द एजुकेशन, और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप अपने बच्चे के एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, ना ही कोई उसको यानी लंपट कोई चीज़ करने के लिए, गैम्बलिंग करने के लिए पैसा दे रहे हो, ठीक है ना। तो एजुकेशन जैसा इन्वेस्टमेंट तो कहीं नहीं है। जी हाँ, अगर फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आप MBBS हो गए तो उसके बाद तो PG का एग्जाम है, तो नीट PG जो एग्जाम है, तो वो तो फिर सब एवरीबडी इज एट द सेम लेवल, एवरीबडी इज एट द सेम प्लेन। और सभी, क्योंकि उस टाइम यानी मैंने ये देखा है कि लोग बोलेंगे नहीं कैसे सेम, उसमें भी कम मार्क आए, तो लेकिन 2 तरह के बच्चे होते हैं।
यानी जो 12th में जो बच्चे होते हैं, कई लोग होते हैं कि जिनको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी अच्छा लगता है और इसलिए वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी, बायोलॉजी में ह्यूमन बायोलॉजी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब एग्जाम आता है तो उसमें तो ह्यूमन बायोलॉजी भी पूछते हैं, दूसरा भी पूछते हैं, इंसेक्ट का भी, यानी अलग सभी कुछ बायोलॉजी में आता है, राइट। उसमें बॉटनी भी आता है 12th में। तो बॉटनी मुझे नहीं पसंद, मगर मगर जब सिर्फ ह्यूमन बायोलॉजी का सब्जेक्ट आएगा तो मैं उसमें 100% स्कोर करूंगा। भाई इसमें तो बॉटनी भी है, ये भी है, जूलॉजी भी है, तो वो मेरे लिए उतना अच्छा नहीं, मैं 360 में से 360 नहीं स्कोर कर पा रहा हूँ। लेकिन जब मुझे ह्यूमन बायोलॉजी आएगा, जो एमबीबीएस या डॉक्टर बनने में, उसमें आई विल एक्सेल। ठीक है, फिर ये एग्जाम में तो क्या था, आपका फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था। तो कई बच्चे हैं जिनको मैथमेटिक्स का उतना आईक्यू नहीं है, फिजिक्स जैसा ब्रेन नहीं है, तो फिर वो उसमें नहीं कर पाते। तो नीट में स्कोर ना आना, इसका मतलब नीट में स्कोर कम होना, इसका मतलब आप डॉक्टर नहीं बन सकते, सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन सकते। ये है मिथ है, ये गलत बात है। ठीक है, यानी मेरा भी था कि मैं फिजिक्स मैथ्स मुझे पसंद नहीं था, तो मैं कैसे भी करके कुछ भी करके उसमें थोड़े मार्क्स यानी डिसेंट मार्क ला देता था। मगर मेरा मेन तो था बायोलॉजी, उसमें ह्यूमन बायोलॉजी। और जब मैं मेरा जो था, मुझे यानी हैंग हैंग लास्ट लास्ट यानी मेरिट में मुझे एडमिशन मिला। और मेरे ऊपर कई लोग थे जो यानी पहले से रैंक हो गए, वो मेरे आगे उन्होंने एडमिशन लिया था। लेकिन जब एमबीबीएस का जब स्टडीज आया तो मैं तो उसमें टॉप किया, मैं यूनिवर्सिटी में टॉप किया, मैं गोल्ड मेडल लिया। तो उन लोगों को क्यों नहीं मिला? ऐसे बच्चे होते हैं जो एमबीबीएस यानी जो 12th है यानी नीट यूजी में काफ़ी अच्छा स्कोर लेके आते हैं। जब मेडिकल लाइन में, जब मेडिकल स्कूल में आते हैं, तब जो सब्जेक्ट देते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फोरेंसिक मेडिसिन, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड देन सर्जरी, मेडिसिन, गायनेक, एंड देन दे से आई हैव फॉलन इनटू अ पिट, तो उनको बाद में मज़ा नहीं आता है। वो बोलते यार इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा है। 12th में स्कोर करना, 12th के एग्जाम में स्कोर करना, वो अलग बात है। और क्लिनिकली पेशेंट को देखना, पेशेंट को मैनेज करना, वो पूरा एक अलग इंसाइट है। ठीक है, एक सर्जन बनना, एक फिजिशियन बनना, एक एनेस्थेटिस्ट बनना, वो अलग बात है, रादर देन स्कोरिंग इन द नीट यूजी। यानी जरूरी नहीं है कि न्यू जी का रैंकर जो है वो 100% सक्सेसफुल क्लिनिकल डॉक्टर बन सकता है। उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि लो रैंक वाला भी, यानी लो रैंक वाला लो रैंक उसलिए आया बिकॉज देर आर सम प्रॉब्लम्स, देर आर सम सर्कमस्टांसेस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स दैट यू शुड फैक्टर इन। तो इसीलिए जब नीट पीजी की जब बात आएगी तो एवरीबडी इज एट द सेम लेवल। हो सकता है जिनका नीट यूजी में स्कोर कम आया, दे आर एट अ बेटर लेवल एंड दे आर बेटर ऑफ इन डूइंग देयर पीजी। तो अगर एमबीबीएस बनना है तो घुसो। अब इसमें कोर्स क्या रहेगा? तो कोर्स तो यही रहेगा कि भाई आजकल जो एमबीबीएस है वैसे भी 4.5 प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप का कोर्स है। लेकिन हमारे जमाने में था कि 1.5 1.5 1.5 ऐसे 3 स्प्लिट किए हुए थे। आज के जमाने में ये है कि भाई पहला साल जो है आई थिंक 1 ईयर का है, दूसरा साल है वो 1.5 साल का है, यानी 1 ईयर देन 1.5 ईयर, so that means it is now 2.5 years for the two parts of MBBS, first year and second MBBS। और जो थर्ड ईयर है वो 2 years का है, उसमें भी पार्ट 1 है जो 6 month में हो जाएगा, जिसमें माइनर सब्जेक्ट क्लिनिकल सब्जेक्ट आएंगे, और पार्ट 2 जिसमें मेजर क्लिनिकल सब सर्जरी, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स वो सब आएगा। तो ये सब हो गया। तो इसका मतलब है कि भाई 4.5 हो गए, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप करोगे और फिर सब एग्जाम्स आएंगे और उसमें फिर एग्जाम आएगा। तो ये है कि भाई आप जब वो दोगे तो आपको रेडी रहना है कि इतने साल मेरे को मेहनत करना पड़ेगा। 5.5 साल होने के बाद आप फिर नीट यूजी के एग्जाम, शायद इंटर्नशिप या इंटर्नशिप के बाद इमीडिएटली दे दोगे। आप अगर ठीक से पास हो गए, ठीक है, तो 1 अटेम्प्ट मान लो, 1 साल बीच में गैप गिन ही लो, तो फिर आपका फिर 3 साल हो गया पीजी। उसके बाद अगर सुपर स्पेशलिटी, उसमें भी बीच में 1 साल प्रिपरेशन गिन ही लो, तो हो जाएंगे 5.5 साल, फिर 6.5 साल, फिर हो गया 3 साल आपका MD MS, तो हो गया 9.5 साल। फिर एक और साल आप एग्जाम यानी प्रिपेयर करोगे, और फिर MCH या DM बनने के लिए 3 और साल, तो 12.5 13.5 साल, यानी गिन लो 15 साल। यानी जो 17-18 साल का बच्चा है वो 15 साल करेगा, 32 साल का नहीं होगा तब तक DM MCH नहीं बन सकता। MD MS भी बनना है तो 10 साल गिन लो, तो फिर है 20 साल तक। आप बच्चों को मोटिवेटेड ऐसा रहना है कि भाई अंदर घुसने से पहले डिसाइड, आपका जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है उसके जैसी लाइफ आपकी नहीं होने वाली। उन लोग जो है कि भाई दे कैन फ्रीक आउट, दे कैन एंजॉय, दे कैन डू क्लबिंग, मगर उतना लेवल का क्लबिंग, उतना लेवल का वो सब MBBS स्टूडेंट, इफ यू वांट टू गो थ्रू एंड स्टडी वेल एंड मेक श्योर दैट योर PG is also secured, you have to be a very very sincere guy, you have to attend your clinics, attend your this thing, and you have to have that kind of a personality, not just like just roam around and you become a doctor। ऐसे भी लोग होते हैं but then they don't become successful doctors।
थ्रू एंड थ्रू स्टडी करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि ये मैं पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैटर ये है कि मैं प्राइवेट में लूँ, नहीं मिला तो प्राइवेट में लूँ, प्राइवेट में प्रॉब्लम क्या है। तो प्राइवेट में जब आप लोगे तो आप देखिए प्राइवेट की जो कॉलेजेस है, नेचुरली आप जहाँ भी लोगे तो आप इन्वेस्टिगेट करोगे, सबसे बड़ा अड़ंगा ये होता है कि दीज कॉलेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड और नॉट। देयर बी सम न्यू कॉलेजेस, देयर बी सम ओल्ड कॉलेजेस, सम reputed private colleges also, big private colleges are reputed, and some are established for suppose 10 years and they are having good reputation, good repo। तो वर्ड ऑफ माउथ से आप ओपिनियन लीजिए, रिव्यू लीजिए। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो गवर्नमेंट में तो एस्टैब्लिश गवर्नमेंट में ब्लाइंडली आप ले ही रहे हो कि भाई वो एस्टैब्लिश किस तरह से, एस्टैब्लिश उस तरह से है कि भाई वहाँ रिकॉग्निशन का प्रॉब्लम नहीं है, इतने सालों से चल रही है, 100 साल 150 साल से कॉलेजेस चल रही है, 100 साल से तो कई कॉलेजेस है यहीं पर जो है बीजे वगैरह है, इतने सालों से चल रहे हैं, तो फिर उनमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मगर वो फिर प्रॉब्लम आती है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो ठीक है, वो एस्टैब्लिश्ड है इसलिए मेरिट स्टूडेंट्स वहाँ जा रहे हैं, इसलिए वहाँ वो मेरिट स्टूडेंट ऐसे भी पढ़ लेते हैं, मगर उसका जरूरी नहीं है कि वहाँ सभी प्रोफेसर है, सभी लेक्चर्स होते हैं, सभी प्रैक्टिकल होते हैं, वैसा जरूरी नहीं है, नहीं होता है। वो ठीक है, गवर्नमेंट जैसा वहाँ चल रहा है। तो प्राइवेट में ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि प्राइवेट वाले कोई लोग बार बार यानी इंस्पेक्शन आता है एंड दे हैव टू मेंटेन देयर रिकॉग्निशन एंड ऑल दो स्टैंडर्ड्स। तो बार बार इंस्पेक्शन आता है, बार बार उनको स्टाफ मेंटेन, तो रेप्यूटेड प्राइवेट यानी प्राइवेट में जब लोग हैं आप वहाँ विजिट करोगे, आप देखोगे स्कूल का स्ट्रक्चर, देखोगे डिपार्टमेंट्स देखोगे, और आप बिल्कुल वहाँ है कि कोई नोन अगर डॉक्टर है जो पढ़ा हुआ है वो वहाँ जाए, वो देखे, मैनेजमेंट से बात करें, डिपार्टमेंट्स में जाके देखें। क्योंकि सबसे बड़ा मसला मान लो ये आता है कि आप फर्स्ट एमबीबीएस में एनाटॉमी आएगा तो बॉडी का डिसेक्शन आएगा, यू टू डिसेक्ट द बॉडीज। तो एनाटॉमी आप बॉडी को चीर फाड़ करके ही सीखोगे, तो आपके पास बॉडी है कि नहीं, डिसेक्शन हॉल है कि नहीं। भाई कई कॉलेजेस होंगे जिसके पास बॉडीज ही नहीं होंगे, तो क्या सीखेगा बच्चा। तो ये है कि ऐसी कॉलेजेस जहाँ पर एस्टैब्लिश सिस्टम है, जहाँ पढ़ाते हैं, जहाँ सिक्योरिटी है, क्योंकि आउटसाइड में अगर आप जाते हो तो आपको सिक्योरिटी वगैरह का भी, मान लो आपकी बेटी है तो भी क्या है कि आज बेटी बेटा क्या है कि सिक्योरिटी का बहुत इशू होता है। आउटसाइड में यहाँ होता है ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब, हॉस्टल, कैंपस, ये सब कुछ देखना होता है। तो बेटर यू गो एंड सी योर सेल्फ एंड असेस योर सेल्फ। यानी ये तब आएगा जब चलो भाई नहीं मिल रहा है, मैं प्राइवेट में लेना चाहता हूँ, पैसा मैं मैनेज कर लूँगा या मेरे पास पैसा है और बच्चा वहाँ पढ़ेगा, तो फिर सेकेंड ट्राई मत दो, सेकेंड ट्राई मत दो। इफ़ यू कैन मैनेज फाइनेंसेस, और फिर सेकेंड ट्राई क्यों देना है भाई, क्यों एक साल बिगाड़ना है, ले लो एडमिशन, लेकिन देख के लो, अच्छे कॉलेज में लो, वहाँ पर बात करो उनसे, इंस्पेक्ट आप खुद करके आ जाओ, 2-3 कॉलेजेस इंस्पेक्ट करके आ जाओ, या कोई सीनियर किसी वो कॉलेज में पढ़ा हुआ है तो फिर उनका रिव्यू ले लो, उनके घर जाओ, उनको पूछो भाई कैसा क्या है, और वो डिसेंट सा पढ़ाई हो रहा है, रेगुलर पढ़ाई हो रहा है, डिसेक्शंस हो रहे हैं, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, स्टाफ भी इनफ है, the campus and the infrastructure is also decent, then you can go for it। तो बच्चा तो बाद में मेहनत करेगा और अपने आप पढ़ेगा, तब वो फिर कॉम्पिटिटिव रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है मोटे मोटे तौर पे। तो अब बोले कि भाई डेंटल लूँ या नहीं लूँ, जी हाँ डेंटल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते भाई, कोई ब्रांच बुरी नहीं होती, कहने का मतलब है कोई ब्रांच बुरी नहीं होती। डेंटल लीजिए, डेंटल के बाद एमडीएस करिए, उसमें भी सुपर स्पेशलिटी कई बात है। तो एमडीएस के बाद कई लोग ओरल डेंटल सर्जन बनते हैं, कैंसर सर्जन बनते हैं, ओरल कैंसर सर्जरी, उसमें भी यानी आप आगे बढ़ सकते हो कि ओरल कैंसर, मैक्सिला, मैंडिबल, ओरल कैविटी, टंग, ये सब ओरल कैविटी के कैंसर्स, उसके भी कैंसर सर्जन बन सकते हो। कॉस्मेटिक डेंटल फॉर गर्ल्स एंड ऑल दोज, एंड जिनके पास बाद में फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट, कॉस्मेटिक डेंटल इज सो इम्पॉर्टेंट एंड सो जैसे डर्मेटोलॉजी है, प्लास्टिक सर्जरी है, कॉस्मेटिक का बहुत चला है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन ये है कि अगर फॉरेन कंट्री जाना है तो फिर डेंटल में ये है कि आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं होती, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा, एमबीबीएस हो के फॉरेन कंट्री जाना है तो हर एक कंट्री के अपने एग्जाम है। मोस्टली तो होता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया होगा उसकी एग्जाम है, यूके हो गया उसकी एग्जाम है, अमेरिका, कनाडा, उनकी भी अपनी अपनी एग्जाम है। अब यह है कि भाई अमेरिका के एग्जाम ये हो गया, आजकल ये प्रॉब्लम है कि एग्जाम दे सकते हो, पहले हमारा जो था कि इंटर्नशिप खत्म होने के बाद दे सकते हो। यूएसए जैसे कि एग्जाम का ये है कि भाई पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, तो पार्ट 1 आ जाए यानी अपन सेकंड एमबीबीएस के बाद दे सकते हो, पार्ट 2 थर्ड एमबीबीएस के बाद दे सकते हो विद इन इंटर्नशिप। सो व्हेन यू फिनिश योर इंटर्नशिप बोथ पार्ट्स आर क्लियर, लेकिन द पाथवे, द वीजा इश्यूज एंड एवरीथिंग इज सो टायरसम, and you have to do an outstanding score in these days to get a visa into for working or doing residency in the US universities। तो वो बहुत होता है, वो काफ़ी सारा पेनफुल लॉन्ग प्रोसेस है, वो बात की बात बाद में। लेकिन पहला कि मैं डॉक्टर बनने के लिए एक पर्सनालिटी भी चाहिए, एंड डॉक्टर बनने के लिए आपको एक वो पर्सनालिटी चाहिए, वो प्रॉपर यानी वो
माइंड मेकअप चाहिए, फिजिकल मेकअप चाहिए। मान लो कोई सर्जन बने तो सर्जन बनने के लिए आपको फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी दोनों चाहिए। लड़के लड़के में भी यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर रहे, लेकिन लड़कियां जो होती है वो एटलीस्ट वो दे कैन डिसाइड, यानी फीमेल्स है, दे कैन डिसाइड अ लिटिल बिट, कोलैबोरेटिंग, सिलेक्टिंग अ ब्रांच, विच आर लाइटर ब्रांचेस। सर्जिकल में भी है, ऑफ्थेल है, ईएनटी है, थोड़ी लाइटर ब्रांचेस रहती है, नॉन इमरजेंसी ब्रांचेस रहती है। क्लिनिकल में डर्मेटोलॉजी है इनके लिए, या ऐसी कोई ब्रांच है, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जो सिर्फ आप बैठ सकते हो, जॉब कर सकते हो, मॉर्निंग टू इवनिंग एंड गो बैक होम, नो इमरजेंसीज। फिर नेचुरली व्हेन यू आर अ फीमेल यू हैव टू सेट अप अ फैमिली, यू हैव टू गेट मैरिड, यू हैव टू हैव अ चाइल्ड। तो आप उसमें भी यानी अपने आप को मैनेज कर सकते हो डिसेंटली, यू कैन हैव योर स्केड्यूल्स, यानी आपका, या फिर आपके हस्बैंड से कंपेटेबल यानी जो है फील्ड वाली ब्रांचेस भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक हस्बैंड इज अ सर्जन, देन यू कैन बिकम एन एनेस्थेटिस्ट, तो उस तरह की कॉम्प्लीमेंट्री ब्रांचेस भी ले सकते हो। अगर हस्बैंड यानी एनेस्थेटिक के तो आप गायनेक हो जाओ, सर्जन और गायनेक दोनों कंबाइन हो जा सकते हैं। या फिर हस्बैंड जो भी हो, आप पैथोलॉजिस्ट हो के आप लेबोरेटरी खोल सकते हो, आप फार्मेकोलॉजी कर सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर सकते हो। So there are lots of things, but be prepared to struggle for 10 years of total dedication, religious dedication आपको देना पड़ता है, proper efforts. World is more competitive, definitely more competitive, but I never discourage anyone. कि डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, भाई नहीं बनना चाहिए, सैचुरेशन, अरे छोड़ो यार, सैचुरेशन सब छोड़ो, कोई सैचुरेशन की बात नहीं। सैचुरेशन हमारे ज़माने में भी लोग बोलते थे कि भाई एमबीबीएस क्यों ले रहे हो भाई, उसमें तो सब लोग यानी लारी लेके निकलेंगे, मोहल्ले में निकलेंगे, सर्दी खांसी मलेरिया ऐसे करके हॉकर की तरह निकलेंगे। ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ ना, नहीं होता है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, सुपर स्पेशलिटी बढ़ रही है, डिमांड, द थिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ सैचुरेशन कम्स क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है हमारे यहाँ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस इज कॉन्सेंट्रेटेड इन सर्टन सिटीज, एंड सिटीज में भी सर्टन एरियाज ऑफ द सिटी। यानी एक कॉम्प्लेक्स में अगर आप 10 डॉक्टर को देखोगे तो आपको सैचुरेशन लगेगा, लेकिन पेरीफेरी में कहाँ कोई है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट विल पियर्स ऑन थ्रू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल तक डेवलपमेंट जाएगा। इंडिया जैसे कंट्री में आप इंडिया को कंपेयर मत कीजिए, दिल्ली गुड़गांव बॉम्बे या अहमदाबाद, दिस इज नॉट इंडिया। यहाँ राजस्थान में ही जाइए क्या सिचुएशन है। So there are lots and lots of things to do, lots and lots of things to do. If you have some questions, you can put these questions in the comment boxes and I can answer you regarding the career choices and how to think when you become an MBBS. आगे जाके MBBS में क्या होता है ये भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। आप मुझे पर्सनल मैसेज यानी इसमें कर सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि सभी के क्वेश्चंस लेके मैं क्वेश्चन आंसर सेशन भी इसमें बना सकता हूँ। जी हाँ, मेरे पास मैट्रिक्स नहीं है, कौन से मेरिट में कहाँ क्या मिलेगा वो मेरे पास नहीं है, बट व्हाट डू यू डू इन द MBBS एज अ कैरियर, और कैसे पढ़ाई करोगे, आगे जाके क्या होगा, फ्यूचर का किस तरह से सोचना है, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है और आप किस तरह के डॉक्टर बनना चाहोगे या बन पाओगे, ये मैं आपको असेस करके बता सकता हूँ। So for this time, this much, all the best, आपको सभी को all the best wishes for you कि आपको अपनी लाइन मिल जाए, आपको अपने ब्रांचेस मिल जाए, आपकी चॉइस की ब्रांच मिल जाए। वर्ल्ड इज एन ओशन, डोंट वरी। अब ओशन में आई हो, पानी यानी समंदर में आई हो तो फिर डुबकी लगाना है, डुबकी लगाओ तो तैरना सीखना ही है। ये मोटे लग के चल जाओ, खुशी खुशी से अपना पढ़ाई करो और बाकी सब छोड़ दो। अपना पार्ट क्या है, अपना पार्ट पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, बाकी सब रास्ते आपको दिखते जाएंगे और खुलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, गुड बाय।